जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और तैयारी कर रहे हैं लगातार। मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी, चाहे परिस्थिति कितनी भी आपके विपरीत है, चाहे कितने ही आपको लोगों के द्वारा ताने दिए जा रहे हैं, चाहे कुछ भी किया जा रहा है, लेकिन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके ओम इग्नोराय नमः का मंत्र जो मैं आपको हमेशा देती हूँ, उसका पालन करते हुए आप बहुत मन लगाकर, तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित होकर आप अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। ऐसी मैं मेरे सारे साथियों से अपेक्षा रखती हूँ, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, आपको पता है जब तक हम संघर्ष के दिनों में हैं तब तक लोग बोलेंगे ही। जब सफल हो जाएंगे तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी और फिर भी कोई बोलेगा तो वो अपनी आदत से लाचार होगा, बोलता रहेगा। हमें क्या, हमें तो सफल होकर अपना जीवन संवारना है, अपने सपने को पूरा करना है और अपने परिवार के, अपने माता पिता के सपने को पूरा करना है। इसलिए किसी भी की भी बात की ओर ध्यान मत दीजिए। ये सब आप अच्छे तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सभी रिश्ते स्वार्थ पर टिके हुए हैं। आपका आपसे बढ़कर कोई साथी नहीं है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप ये सोचिए, आपको जो ताने दे रहे हैं वो आपको रास्ते से भटकाने की पूरी कोशिश में हैं। उनकी वो खुद तो कुछ करने के लायक होते नहीं हैं और वो यही सोचते हैं कि आप भी उनके बराबर ऐसे ही रहें। तो आपको उन लोगों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है और बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। आज के इस वीडियो में हम, जैसे कि हिंदी साहित्य इतिहास का हम रिवीजन कर रहे थे, उसी रिवीजन की अगली कड़ी है हमारी। पिछले वीडियो में हमने छायावाद के बारे में पढ़ा था, छायावाद की विशेषताएं पढ़ी थी, छायावाद का जो समय सीमा है वो पढ़ी थी, छायावाद को किसने क्या नाम दिया, छायावाद की परिभाषाएं वो पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे जैसे कि छायावाद के 4 प्रमुख कवियों का तो आपको भी पता है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी। उनके अलावा जैसे कि हम आज कुछ विशेष कथन दिए जाते हैं छायावादी कवियों के बारे में, वो पढ़ेंगे। तो एक तो छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि कहा जाता है। वैसे पलायनवादी कवि थे नहीं, ये ज़िंदगी की मुसीबतों से लड़ने वाले, प्रकृति के साथ खुद को जोड़कर रखने वाले, अपनी अनुभूति की कविता लिखने वाले कवि थे। लेकिन फिर भी प्रसाद जी की एक कौन सी कविता तो ध्यान में नहीं है मेरे, लेकिन उनकी एक पंक्ति है कि ले चल मेरे नाविक मुझे बुलावा देकर धीरे धीरे। उनकी एक इस पंक्ति के कारण, सिर्फ और सिर्फ इस पंक्ति के कारण पलायनवादी कवियों के ऊपर कुछ आलोचकों ने ठप्पा लगा दिया था कि जो छायावादी कवि हैं वो अपनी परिस्थितियों से भागने वाले थे, पलायन कर जाने वाले थे, और बाकी पलायनवादी कवि थे नहीं, लेकिन एक पंक्ति के कारण उनको पलायनवादी कवि कह दिया जाता है। इसके अलावा छायावादी काव्य अंग्रेजी के जो रोमांटिसिज्म है, जो स्वच्छंदतावाद है, उससे प्रभावित था। और मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित जो मतवाला पत्र था वो छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। इसके अलावा आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। और जयशंकर प्रसाद की जो रचना है झरना 1918 में प्रकाशित हुई थी, उसको छायावादी प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है, क्योंकि छायावाद की प्रथम कविता थी। इसके अलावा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के समर्थन में अनेक लेख लिखे थे, भारत नामक पत्र में प्रकाशित होते थे। छायावादी कवियों में केवल महादेवी वर्मा ही पूर्णतः रहस्यवाद में डूबी हुई थी। छायावादी रचनाओं में खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ रूप देखने को मिलता है, इसलिए छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये लाइन आपको बहुत अच्छी प्रकार से याद रखनी है। छायावाद के प्रमुख कवियों में है फिर जयशंकर प्रसाद, जैसे कि उनको प्रवर्तक माना जाता है छायावाद का। इनको विद्वानों ने छायावाद का प्रवर्तक माना है और इनको छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। प्रसाद जी को झारखंडी कवि के नाम से भी जाना जाता है, पुरातन पंथी कवि भी कहा जाता है इनको। कलाधर नाम से इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी थी। आचार्य शुक्ल व नगेंद्र ने प्रसाद को मादकता व आनंद का कवि कहा है और प्रसाद ने 1909 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कामायनी, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसको छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। 15 सर्गों में विभक्त है। सेकंड ग्रेड में शायद अपने इसका एक सर्ग भी शामिल है, आनंद, जो अंतिम सर्ग है इनका। उसके अलावा कामायनी के प्रतीक विधान आपको याद रखने हैं। कामायनी का मूल प्रेरणा स्रोत जो वो शतपथ ब्राह्मण माना जाता है। और कामायनी रचना के लिए प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। दिनकर ने इस कामायनी के बारे में कहा है कि इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आदि या उससे अधिक कविता मानता हूँ। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने मानवता का रसात्मक इतिहास या नए युग का काव्य कामायनी को कहा है। इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं प्रेम पथिक है, जयशंकर प्रसाद जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे चित्राधार है, करुणालय है, जो सर्वप्रथम गीति नाट्य माना जाता है, 1913 में प्रकाशित हुआ था। कानन कुसुम है,
ये प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। महाराणा का महत्व है। झरना जो एक गीत संग्रह था, छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है। आंसू, लहर और कुछ जैसे उर्वशी 1909 में, चंपू काव्य है जो छायावाद जो जयशंकर प्रसाद का प्रकाशित हुआ था 1909 में। इसके अलावा उनकी बहुत सारी रचनाएं और भी हैं जो मैंने नाम बोले हैं ये प्रसिद्ध हैं, ये याद रखने हैं आपको सन के साथ। इस दूसरे कवि हैं महत्वपूर्ण सुमित्रानंदन पंत, जिनका मूल नाम गोसाई दत्त पंत है। इनकी रचनाएं हमें 3 प्रकार की देखने को मिलती हैं। कुछ तो छायावादी रचनाएं मिलती हैं जो छायावाद में इन्होंने लिखी, कुछ फिर इन्होंने 1936 से 40 के बीच लिखी, वो प्रगतिवादी रचनाएं हैं। और उसके बाद उन्होंने जो लिखी वो नव मानवतावादी रचनाएं या फिर वो वेदांत दर्शन से प्रभावित रचनाएं भी मानी जाती हैं। इनकी वेदांत दर्शन से नहीं साथियों, माफ़ी चाहूँगी। ये मैं आपको दोबारा से बताऊंगी, पहले मैं इनकी आपको रचनाएं बता देती हूँ। जैसे इनकी छायावादी रचनाएं हैं वो मानी जाती हैं साथियों, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। इसका मैंने सूत्र बना रखा था उग्र विपंगु। ये 5 रचनाएं हैं इनकी, 1920 में प्रकाशित होती है पहली। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये 5 रचनाएं इनकी छायावादी रचनाएं हैं। फिर हैं इनकी प्रगतिवादी रचनाएं जो युगांत 1936, युगवाणी, ग्राम्या, ये 3 रचनाएं इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। फिर इनकी साथियों वेदांत दर्शन से नहीं, माफ़ी चाहूँगी गलती से स्लिप हो गए, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं मानी जाती हैं। कुछ जो हैं सवर्ण, दुली, सवर्ण, किरण, युगांतर और युगपथ। उसके बाद हमें इनकी नव मानवतावादी रचनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे रजत शिखर, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा 1959 ईस्वी, लोकायतन, पतझर, समाधिता, शशि की तरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पंत जी की प्रथम रचना 1916 ईस्वी में गिरजे का घंटा प्रकाशित हुई थी। पंत जी ने हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर खादी के फूल रचना लिखी थी। और पंत द्वारा रचित जो पल्लव पत्रिका है उसकी भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में चिदम्बरा के लिए, वो भी पंत जी को ही मिला था। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनको लोकायतन रचना के लिए सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसके अलावा इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। आचार्य शुक्ल इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। सुंदर प्रकृति चित्रण के कारण पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत का सर्वप्रिय छंद रोला था। 1938 ईस्वी में रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी पंत ने किया था। फिर हैं हमारे निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अपगीति, इनका मैंने सूत्र बनाया था। इसके अलावा सरोज स्मृति 1935 में जो प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत भी माना जाता है। फिर राम की शक्ति पूजा इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसका 1936 ईस्वी। फिर इनकी एक रचना है कुकरमुता, आराधना। बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं इनकी, ये प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। तुलसीदास इनके द्वारा रचित श्रेष्ठ प्रबंधात्मक रचना मानी जाती है और इसीलिए तुलसीदास जी जो है वो निराला के प्रिय कवि थे और निराला का प्रिय विषय जो था वो बादल था। सरोज स्मृति 1935 में लिखी गई थी। राम की शक्ति पूजा 1936 में, ये लघु प्रबंधात्मक रचना मानी जाती है। निराला जो है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। छायावाद में भी थे, प्रगतिवाद में भी थे, प्रयोगवाद तक भी इनकी रचनाएं आ रही थी, तो तीनों के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। मतवाला और समन्वय नामक जो पत्र थे उनका इन्होंने संपादन किया था। निराला की जो प्रथम रचित कविता थी जूही की कली, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रामविलास शर्मा ने निराला जी को ओज, औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि हिंदी साहित्य में कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा फक्कड़ कवि देखने को नहीं मिलता। फिर है महादेवी वर्मा जी। इनकी प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत। इन चारों का एक साथ संग्रह किया गया था यामा में और यामा के लिए ही महादेवी वर्मा जी को 1984 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और महादेवी वर्मा जी एक ऐसी कवयित्री हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था। ये बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि ऐसे जो बिंदु होते हैं ना वहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठते हैं। इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं जैसे दीपशिखा, शपथपर्णा, प्रथम आयाम। महादेवी जी को छायावाद की शक्तियाँ दुर्गा कहा जाता है। फिर अलौकिक विरह की प्रधानता के कारण इनको वेदना की कवयित्री एवं आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है।
1982 83 में मिला था। 82 का इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और महादेवी वर्मा जी की नीरजा रचना को शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला था। महादेवी वर्मा ने साहित्यकारों की सहायता के लिए साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की थी। चांद नामक पत्रिका का संपादन किया था महादेवी वर्मा ने। निराला ने महादेवी जी के लिए कहा है कि साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती। निराला ने कहा है महादेवी जी को। इनकी अधिकांश रचनाएं बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण पुरस्कार मृत्यु पर्यंत मिला था और पद्म भूषण इनको पहले मिला था। और एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था। बाकी जिनको ज्ञानपीठ मिला है उनको साहित्य अकादमी भी मिला है। आचार्य शुक्ल ने कहा है रहस्यवाद की प्रधानता महादेवी की कविताओं में अधिक देखने को मिलती है, जबकि प्रसाद पंत निराला की कविताओं में पद्धति विशेष की प्रधानता है। तो ये तो थी हमारे प्रमुख कवि छायावाद के और इनकी प्रमुख रचनाएं, छायावाद की विशेषताएं, और मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आगे जो छायावाद के समय में ही छायावाद दोतर के बाद में जो कुछ थे, जैसे व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य था जो अलाहाबाद भी कहलाता है, कुछ समष्टि चेतना प्रधान काव्य था समेकित काव्य धारा, और एक था राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा जिसमें दिनकर जी आएंगे और माखनलाल चतुर्वेदी आएंगे। ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। 3 अलग अलग धाराएं छायावाद के बाद 1933-34 में 36 प्रगतिवाद से पहले, और बीच में छायावादोत्तर कुछ ही काव्य थे। प्रमुख व्यक्ति चेतना प्रधान, समष्टि चेतना प्रधान और राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य। इनके प्रमुख कवियों के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे साथियों, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करते हुए हम इसके बाद प्रगतिवाद, ये अगला वीडियो के बाद प्रगतिवाद हो जाएगा, फिर हमारा प्रयोगवाद हो जाएगा, फिर कुछ वीडियो हम हमारे गद्य रचनाओं पर भी बनाएंगे। जो गद्य की प्रमुख विधाएँ हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण है वो आपको याद करनी है। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा रिवीजन हो जाएगा साथियों हिंदी साहित्य इतिहास का। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर इससे थोड़ा बहुत लाभ मिलता है इस वीडियो से, तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं और बाकी खूब मन लगाकर तैयारी करें साथियों। और आप सभी का जो प्रेम, जो अच्छे कमेंट्स आते हैं, सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है आपकी, उससे मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत इस बात पर गर्व होता है कि कितने सारे साथी आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कितने सारे साथियों के लिए मैं एक प्रेरणा का काम कर रही हूँ। और जितनी मुझे जानकारी होती है उतनी मैं आपको कमेंट्स में आप पूछते हैं तो ज़रूर मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई देने की भी कोशिश करती हूँ। और साथियों जल्दी इस संडे से या फिर अगले संडे से हम देखते हैं एक लाइव सेशन हम रखेंगे, जिसमें आप अपने किसी भी परीक्षा से संबंधित या अपने पढ़ाई से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है तो वो आप बताएंगे और मैं आपका लाइव वीडियो में समाधान करूँगी उसका। तो साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका इस प्रेम व स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।